ना मैं ऑफिस में हूँ ना दिल्ली एनसीआर में हूँ। फैमिली में एक बहुत खास दिन है, थोड़ा बाहर आना पड़ा दिल्ली से बाहर। लेकिन इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में कि आपके साथ बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपडेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वॉर की जो परिभाषा है पिछले 24 घंटों में फिर से एक बार बदली है। नए फैक्ट्स जो हैं वो टू लाइट आए हैं और ईरान की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा चाल, शतरंज की एक बाजी चेकमेट करने के लिए ईरान ने भी खेला है। अगर हम अमेरिका की क्रोध की बात करें तो उसका क्रोध दिन ब दिन और बढ़े जा रहा है। एक हफ्ते का फ्रस्ट्रेशन अब जिस देश पर वो डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहा था, रेवोल्यूशन लाने की बात कर रहा था, उसी देश को बहुत बुरी तरीके से बम बरसा रहा है। तेहरान जैसे खचाखच भरे शहर पर भी बम बरसा रहा है। लेकिन हम लोग काफी बार हिंदी में कहते हैं आंखें नोच लेना, एक जब लड़ाई होती है दो लोगों के बीच में। यहां एक्चुअली ईरान ने अमेरिका की आंखें नोच ली है। उनके जो रेडार इंस्टॉलेशंस हैं उनको ध्वस्त कर दिया है। कहा जाता है दुनिया भर में 8 थर्ड एडवांस रेडार सिस्टम्स हैं अमेरिका के पास, और उस दुनिया भर के 8 में से 4 को मिडिल ईस्ट में ध्वस्त कर दिया गया है। सवाल यह आता है ईरान के पास इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आया कैसे? क्योंकि इजराइल की तरह ईरान के पास कोई मोसाड तो है नहीं, तो इतना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कैसे आया कि सीआईए की हरकत कहां हो रही है, रेडार्स की लोकेशन कहां हो रही है, इतना सटीक निशाना ईरान कैसे मार पाया? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा है पिछले कुछ घंटों में। लेकिन उससे भी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कैसे ईरानियन प्रेसिडेंट ने वीडियो मैसेज जारी कर एक बहुत बड़ा प्रस्ताव अब सामने रखा है। अमेरिका कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर कर रहा है गल्फ कंट्रीज के सामने। अब ये बात आप ही समझ लीजिए, इतनी इंटेलिजेंस अगर आप में है, कि क्या कहा है प्रेसिडेंट ने। ईरानियन प्रेसिडेंट ने वीडियो मैसेज में यह कहा कि अगर गल्फ कंट्रीज अपने देश से अमेरिका का अटैक नहीं होने देते हैं तो वो और कोई अटैक नहीं होगा गल्फ देशों पर। तो बेसिकली यह प्रस्ताव रखा गया है कि अगर गल्फ देशों को अमेरिका के इस अटैक में शामिल ना हो तो फिर गल्फ देशों पर अटैक बंद हो जाएगा। ये इसलिए एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजम है क्योंकि एक हफ्ते में ईरान ने दिखा दिया कि हम क्या दहशत कर सकते हैं। दुबई जैसे सेफ हेवन को हम कैसे परेशान कर सकते हैं, ऑयल सप्लाई हम कैसे रोक सकते हैं। अगर ये दहशत से बचना है तो बस आप एक काम करो, अमेरिका को बोलो कि भैया अपने B2 स्टेल्थ बॉम्बर से बॉम्ब करे, अपने कैरियर से बॉम्ब करे, आपका देश इस्तेमाल ना करे। तो ये एक अलायंस में फूट डालने की कोशिश है जिससे गल्फ कंट्रीज अमेरिका से बोले भैया हमको माफ करो, अपना जंग, इजराइल का जंग तुम्हें लड़ना है लड़ो, हमें इस लड़ाई में इन्वॉल्व मत करो। वो दूसरी बात है कि ये सारे देश इतने ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं, इतने इंडेटेड हैं अमेरिका से कि ऐसा ना हो। लेकिन क्लियरली यहां खेल बहुत बड़ा खेला जा रहा है और इसी खेल का एक और पार्ट ये है कि कैसे यहां रशिया भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, यूक्रेन भी इन्वॉल्व है। ये है तो एक रीजनल वॉर, लेकिन इसका ग्लोबल फुटप्रिंट ऑलरेडी हमें दिखने को मिल रहा है और उसी के बारे में आज मेरे ख्याल से यहां डिस्कस करना बहुत जरूरी है। याद रखिए एक चीज कि ईरान इस युद्ध को जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। इस फिलॉसफी को कहते हैं विक्ट्री डिनायल। तो उनका काम यह है कि बस एक अनइक्वल वॉर है, अमेरिका जैसे देश से हम जीत तो नहीं सकते हैं, इजराइल से हम जीत तो नहीं सकते, लेकिन आपको जीतने देंगे भी नहीं। उनका ये टैक्टिक है। अमेरिका कहता है कि आपने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेट है वो कम हो गया है। ईरान का कहना है कि हमने जानबूझकर इसको कम किया है जिससे हम इस लड़ाई को लंबी तरीके से खींच सके, आपको जीतने ना दे। तो इस ग्लोबल फुटप्रिंट के बारे में अभी बात करते हैं। इसमें यूक्रेन का क्या रोल है, चाइना का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है। लेकिन क्विक अपडेट क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में? कुछ ज्यादा ही हुआ है। जहां तक बिगेस्ट इजरायली रेड की अगर हम बात करें तो दिन ब दिन जो गुस्सा है, आक्रामक रूप है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो बढ़े जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 80 से ज्यादा इजरायली फाइटर्स ने 230 बॉम्ब गिराए हैं तेहरान के ऊपर, सेंट्रल ईरान के ऊपर। कोशिश यही है कि जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जो केव के अंदर स्थित हैं, उन्हें जाकर ध्वस्त करें। इसीलिए आप देखोगे B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का उपयोग हो रहा है, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ये लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस को खत्म किया जा सके। 72 आवर्स अगर हम बात करें, ये अमेरिका पुष्टि कर रहा है 200 ईरानियन टारगेट्स को स्ट्राइक किया गया है। अब ये कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है ये ओपन टू डिबेट है, लेकिन इस बात पर अनफॉर्चुनेट डिबेट नहीं है कि 1300 से ज्यादा इरानियंस मारे जा चुके हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। उधर अगर बात करें इजराइल में तो 10 से 20 लोगों की मारे जाने की खबर है। अब ये फैक्ट को छुपाया जा रहा है नहीं, कुछ नंबर्स और भी ज्यादा की बात हो रही है कि इजराइल में भी लोग मारे गए हैं, उस पर अभी डिबेट जारी है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाने की खबर ज्यादा है जो अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा है, उस पर हम अभी ट्रैक करेंगे। लेकिन अगर ईरान का स्ट्रेटेजी देखें तो अब बात साफ हो चुकी है। हमने पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में बात किया था। फेज 1 में था कि अमेरिका की जो स्टॉक पाइल है उसको धीरे धीरे कम करना, अमेरिका की जो आंखें हैं, रेडार इंस्टॉलेशंस हैं, उसे नोच लेना, और फेज 2 में आप एडवांस्ड मिसाइल्स देखोगे जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब हम फेज 2 में आ चुके हैं जहां खैबर शाकिन जैसे बड़े बड़े जो मिसाइल है, फतह जैसे मिसाइल है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यूएस प्रेसिडेंट एक तरफ बड़े चौड़ होकर बोल रहे हैं कि हम ईरान को घुटने टिकवा देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन दूसरी तरफ जो इजरायली
जो ईरान के प्रेसिडेंट है वो आके साफ साफ बोल रहे हैं कि हमें कोई इंटेंशन नहीं है अमेरिका के साथ सुलह करने का, लेकिन सिग्निफिकेंटली ये जो एक अलायंस है उसमें फूट डालने की कोशिश हो रही है, गल्फ कंट्रीज को अमेरिका से दूर करने की कोशिश हो रही है। सुनिए ईरानी प्रेसिडेंट का क्या कहना है। تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن و یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشورها بخوان به ما حمله بکنن و من فکر میکنم این رو ما با دیپلماسی باید حل کنیم تا با دعوا کردن با کشورهای همسایه به مشکل رسیدن. तो इतना बड़ा जो अनाउंसमेंट आया है ये आया कैसे हुआ? ये है कि सऊदी अरेबिया बहुत बार बैक चैनल कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, जो लीडरशिप ईरान में बाकी है उसके साथ बातचीत करके कि किसी तरीके से एक सुलह निकाला जाए, क्योंकि ये पूरे रीजन के लिए काफी डेंजरस है, ऑयल ट्रेड के लिए काफी डेंजरस है, पीस के लिए काफी डेंजरस है, पूरी मिडिल ईस्ट की रेप्यूटेशन के लिए भी और बिजनेस के लिए भी काफी डेंजरस है। तो अब समझ में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया ने कोशिश करके बार बार ये कोशिश किया है कि कोई ना कोई मिडिल ग्राउंड निकाला जाए, और ये लग रहा है एक मिडिल ग्राउंड है कि आप हमारे ऊपर अटैक मत करो, आप अमेरिका के बेसिस को हमारे ऊपर अटैक मत करने दो, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। क्या ये डील होल्ड करता है? ये देखने वाली बात है, क्योंकि आज हमने देखा कि दुबई एयरपोर्ट पर फिर से अटैक हुआ है। तो ये होल्ड पर होगा, ये सक्सेसफुल होगा, ये बताना अभी काफी मुश्किल है। लेकिन जहां तक यूएस के साथ बातचीत करने की बात हो तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये तो भीख मांगेगा मेरे सामने, लेकिन ईरान ने भी बात साफ कर दिया है कि अनकंडीशनल सरेंडर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सपना है, वो अपने कब्र तक ले जाएंगे इस सपने को। و اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. तो एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया है, ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि सरेंडर तो भूल जाओ, निगोशिएशन भी हम तुम्हारे साथ करना नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं आओ भैया अमेरिकन ट्रूप्स हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और अमेरिका शायद ये करेगी भी। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किया जा रहा है अब ऑपरेशंस में। अब आप इसे समझ लीजिए कि शामत आने वाली है ईरान की, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सोचिए कि कहां एक फुसड्डू सा सैंक्शन लगा हुआ इतने सालों से लगड़ाता हुआ ईरान, अब आप उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां भेज रहे हो, तो अमेरिका की कितनी शक्ति लग रही है इस वॉर में ईरान को हराने के लिए, वो अपने आप में भी एक जीत है। अमेरिका की जो नेशनल गार्ड्स हैं उनको स्टैंड बाय पर बोला गया है, और अब 50,000 ऑलरेडी ट्रूप्स लगे हुए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, ये नंबर और भी ज्यादा जा सकता है, ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकता है, बूट्स ऑन द ग्राउंड भी हो सकता है। तो ये काफी दिलचस्प डेवलपमेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जैसे मैंने बोला कि ये ग्लोबल वॉर बन चुका है। आइए देखते हैं ये वॉर ग्लोबल शेप कैसे ले रहा है। सबसे पहले तो एक बात समझ लेते हैं कि एक हफ्ते तक भी ईरान का इस युद्ध में टिकना अपने आप नामुमकिन था। इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, अमेरिका जैसा सुपर पावर है, आपको इतनी एग्जैक्ट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और ऐसे जो वेपन्स हैं वो अपने आप से नहीं आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक फॉरेन हैंड जरूर होता है। और इसके पीछे लड़ने की यह वजह है, याद रखें मिडिल ईस्ट में जब भी कोई वॉर होता है तो इसके पीछे लोग होते हैं, एक ग्रेट गेम चल रहा होता है, और यहां भी एक ग्रेट गेम हमें चलता दिख रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा जानते कौन जीत रहा है इस समय? एक बड़े शॉट ना फायर किए हुए रशिया इसमें मुस्कुरा रहा है, पुतिन यहां मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है। सबसे पहले तो कैसे पता चला ईरान को कि CIA के ऑफिसर्स कहां हैं, कौन से होटल में हैं, और इतनी एक्यूरेटली उनके बेसिस को वो कैसे अटैक कर पा रहे हैं? अब पुष्टि हो रही है कि ये बात अब धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि रशिया स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है ईरान के साथ, जिससे ईरान अपने बैलिस्टिक्स को उस तरीके से इस्तेमाल करे। याद रखिए, बैलिस्टिक्स होना और उसका एक्यूरेटली इस्तेमाल करने में जमीन आसमान का फर्क है, और बहुत कम देश हैं जिनके पास रियल टाइम ग्राउंड इंटेलिजेंस होता है इस तरीके का, जो कि लग रहा है कि रशिया के पास है, जो उसके साथ शेयर कर रहा है। अमेरिकन एक्सपर्ट्स का मानना है कि काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये इंफॉर्मेशन है जो शेयर किया जा रहा है, और रशिया के पास ऑब्वियसली सालों से ये एबिलिटी है, ये काबिलियत उन्होंने बनाई है कि रशियन फोर्सेस पता करे कि कौन से अमेरिकन एसेट्स कहां है, दुनिया के किस कोने में है, और इसीलिए इस तरीके की रेडार इंस्टॉलेशंस को प्रिसाइसली स्ट्राइक करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। उसके ऊपर कमांड एंड कंट्रोल को जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है, कहीं ना कहीं मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी रशियन हमें दिख रही है। तो ये सिर्फ ईरान की थिंकिंग यहां नहीं है, इसमें रशियन मिलिट्री स्ट्रेटेजी की भी हमें थिंकिंग दिख रही है। अब इसमें रशिया का क्या फायदा है? देखिए, अगर हॉर्मुज को रोक के रहे तो सबसे मुनाफा, तो सबसे ज्यादा तेल किसका बिकेगा? वो है रशिया का। देखिए, अमेरिका भी इंडिया को कह रही है कि अच्छा ठीक है, तुम रशिया का तेल खरीदो, तुम उसको प्रोसेस करो, जिससे कि पूरी दुनिया में थोड़ा प्राइस स्टेबलाइजेशन भी रहे। तो जितने दिन हॉर्मुज ब्लॉक रहेगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा रशिया को। दूसरा, अमेरिका अगर इसी युद्ध में लंबे समय तक अटका रहा तो यूक्रेन के ऊपर कहां बातचीत होगी, कहां रशिया के पीछे वो पड़ेगा? इसी युद्ध में अमेरिका फंसा पड़ा रहेगा। तो ये
रशिया के इंटरेस्ट में भी है कि ये युद्ध और लंबा खिंच जाए। तो इसमें डेफिनेटली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो रशिया इसमें काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टेड है और जीत भी रहा है। अगर नंबर 1 पर रशिया आता है तो नंबर 2 पर चाइना भी आता है। अब आप बोलोगे चाइना तो हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना की एक पुरानी फिलॉसफी होती है, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। जब तक न जरूरत पड़े तब तक आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को विश्वगुरु कहने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम करो और वही काम क्लियरली चाइना कर रही है। अब सबसे पहले तो अमेरिका के जो रडार ध्वस्त हुए हैं, जो $1 बिलियन वाला भी रडार ध्वस्त हुआ है, उसमें गैलियम की जरूरत होगी बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन गैलियम की सप्लाई तो चाइना कंट्रोल करता है। आज अगर अमेरिका वो रडार रीबिल्ड भी करना चाहे तो चाइना उसे रीबिल्ड नहीं करने देगा, क्योंकि जो प्रेशियस मेटल्स है, रेयर अर्थ्स है, उसे चाइना कंट्रोल करता है और इतनी आसानी से वो अमेरिका को ये देगा नहीं। ये तो हो गई रेयर अर्थ्स की बात। लेकिन दूसरी जो चीज है जिसके बारे में हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी बात की थी कि किसी तरीके से अमेरिका चाइना ये जो इंफॉर्मेशन था कि हमारे फाइटर्स कब उड़ रहे हैं, हमारे फाइटर्स को टारगेट कैसे करना है, उन्हें हिट कैसे करना है, ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास रियल टाइम नहीं हो सकता था। अगर उनके पास P-15 या P-30 भी होता तब भी वो हिट डाउन नहीं कर पाते। रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन शेयर किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय। चाइना वही खेल अभी भी कर रहा है, रियल टाइम सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ईरान को, जिससे वो इफेक्टिवली अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट कर पाए, जिससे वो अमेरिकन जीपीएस सिस्टम पर ना डिपेंड करके चाइनीज जीपीएस पर डिपेंड करे। तो कहीं ना कहीं एक चाइना भी पीछे से हाथ दे रहा है जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। याद रखिए, जो लिक्विड प्रोपेलेंट है, जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो भी चाइना सप्लाई करता आया है ईरान को। तो इसमें चाइना की छाप जरूर है। चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इन्वेस्टेड है ईरान में। याद रखिए, 80% तेल जो है ईरान का वो चाइना खरीदती है। आपने वेनेजुएला का तेल रोक दिया तो क्या चाइना को यह बात मंजूर होगी कि कल आकर अमेरिका बोलेगा कि अब ईरान का सब तेल हमारा है? तो ये स्ट्रेटेजिकली चाइना के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। इसीलिए चाइना का इंटरेस्ट है कि चोरी छुपे ही सही, पीछे से ही सही, क्वाइटली ही सही, लेकिन इस युद्ध में वो ईरान का सहारा दे। अब इसमें यूक्रेन कहां से आ गया? यूक्रेन की हालत तो वैसे में ही टाइट है। अब इस ग्लोबल युद्ध में यूक्रेन का क्या रोल है? बहुत ही दिलचस्प, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। जो अमेरिका पहले व्हाइट हाउस में जो ट्रंप जेलेंस्की को बुलाकर जेलेंस्की को ह्यूमिलिएट कर रहे थे, अब उसी जेलेंस्की से मदद मांगी जा रही है। दरअसल शहीद जो ड्रोन है उसी का ही एक वेरिएंट रशिया भी इस्तेमाल करता आया है यूक्रेन के खिलाफ, और यूक्रेन को काफी महारती हासिल हो चुकी है कि अपने ड्रोन वॉरफेयर से रशियन ड्रोन्स को कैसे मार गिराया जाए, कैसे उनसे निपटा जाए। और खबर यही है कि अमेरिका के रिक्वेस्ट के बाद अब यूक्रेन ने अपने एक्सपर्ट्स को भेजा है मिडिल ईस्ट में, ये ड्रोन वॉरफेयर में कैसे लड़ा जाए, इन ड्रोन से कैसे निपटा जाए, एक सस्ते तरीके से। $15 मिलियन वाली इंटरसेप्टर लगाकर नहीं, अपने ड्रोन लगाकर, अपना जाल बिछाकर कैसे ये शहीद ड्रोन से डील किया जाए। ऑब्वियसली यूक्रेन भी बोलेगा कि ये हम मदद आपको कर रहे हैं, लेकिन बाकी बाद में भूल मत जाना कि रशिया के खिलाफ आपको भी हमें मदद करनी है। लेकिन युद्ध में कैसे इक्वेशन ऐसे पलट जाते हैं, ये बात साफ यहां हो चुकी है। उधर अगर हम नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान की भी बात करें तो देखिए कैसे इक्वेशन रैपिडली बदल रहे हैं। अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं इतने कम हो गए हैं कि ताइवान के आसपास से इंटरसेप्टर्स उठाकर अभी मिडिल ईस्ट ले जाया जा रहा है। चाइना इस बात से काफी खुश होगा कि वाह, अब तो ताइवान के पास एयर डिफेंसेस भी और कम हो रहे हैं, हमारा फ्यूचर टेक ओवर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर इसी तरीके से जंग चलता रहेगा। उधर नॉर्थ और साउथ कोरिया में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। साउथ कोरिया से भी अमेरिका सारे इंटरसेप्टर्स निकालने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया भी हंस रहा होगा कि देखो कितनी खराब हालत हो गई है यहां अमेरिका की। लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल बैलेंस की बात करो कि भैया जिन देशों को आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, यूक्रेन से आपने पेट्रियट्स उठा लिए, साउथ कोरिया अब प्रॉब्लम आ रही है, ताइवान से अब प्रॉब्लम आने वाली है, तो पूरा जियोपॉलिटिकल इक्वेशन यहां थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि सारी डिफेंस अभी एक जगह लगी हुई है। ईरान को हराने में अभी ट्रंप अभी खोराया हुआ है, पागल है। सारे रिसोर्सेज, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, चाहे वो पेट्रियट्स हो, चाहे वो इंटरसेप्टर्स हो, सब कुछ यही लगाया जा रहा है। और देखिए डेस्परेशन डोनाल्ड ट्रंप की, कहां कर्ड्स जिनको पहले ही धोखा दे चुके थे, अब कर्ड्स जो कर्डिश इंसर्जेंट्स हैं उनसे सडनली बातचीत कि चलो इन लोग तो नहीं कर रहे हैं, तेहरान में तो लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, हम कर्ड्स से बात करेंगे, उन्हें हम वेपन्स देंगे, पैसा देंगे, ये लाएंगे क्रांति और ये हमको दे देंगे पूरा ईरान का तेल। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि कर्ड्स भी जो इंसर्जेंट्स हैं उन्हें भी ये गेम समझ में आ चुका है और वो कह रहे हैं कि भैया इस युद्ध में हम नहीं आने वाले हैं, ईरान का युद्ध हम तुम्हारे लिए लड़ने वाले नहीं हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप और भी ज्यादा खफा है और इसीलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को फंसा पा रहे हो इस समय, क्योंकि इस समय अगर उन्होंने अपनी हार मान ली या विड्रॉ कर लिया तो इससे बड़ी तो उनके लिए कोई हार हो नहीं सकती है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के नए खुलासे आ रहे हैं, उनके काले करतूत और सामने आ रहे हैं। तो एक ही उनके पास ऑप्शन है कि इस युद्ध में और अंदर घुस जाओ और जाने गंवाओ। ये बात अमेरिकन को नगवा रहा है कि भैया देखो, आपको एरियल बॉम्बिंग करनी है कर लो, क्योंकि उससे कोई मर नहीं रहा। जहां सोल्जर्स मरने लगते हैं वहां लोग
लोगों का, अमेरिकन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज होने लगता है। और लग रहा है ट्रंप की बातों से, ट्रंप की एक्शन से, कि इस तरीके पर हम जा रहे हैं। जो 82nd एयरबोर्न डिवीजन है उसे बोला गया है टू बी ऑन स्टैंड बाय। ये वो लोग हैं जो पहले एडवांस में जाते हैं, कंट्री के अंदर घुसते हैं, सैबोटाज करते हैं, या जो फ्रंटलाइन डिफेंस है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इनका काम ही यही है और इनको अब स्टैंड बाय पर रखा गया है। एक और चीज जो बोली जा रही है कि जो एडवांस फोर्सेस है इनको हर आइलैंड में जाकर, जहां से पूरा ईरान का तेल सप्लाई निकलता है, उसे चोक कर दिया जाए। ईरान का जो आउटपुट है जो चाइना को आज जा रहा है, क्योंकि चाइना के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक खुला हुआ है, उसे चोक कर दे तो कहीं ना कहीं ईरान की भी पूरी ऑयल पाइपलाइन सप्लाई, जो ऑयल इकोनॉमी है, उसे भी खत्म करने की एक कोशिश है। दी ओनली प्रॉब्लम इज कि ईरान इस बात को जानता है और वो चाहता है, बार बार वो टीज कर रहा है अमेरिका को, तुम भेजो ग्राउंड फोर्सेस, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो हवा में तो शूट डाउन नहीं कर सकता है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को, लेकिन जब अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे तो हाथों हाथ, हैंड टू हैंड जब कॉम्बैट होगा, फ्रंट टू फ्रंट कॉम्बैट होगा, जब वहां लोग मारे जाएंगे तो अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अगर 10, 15, 20 सोल्जर्स भी मारे गए तो वहां हाहाकार हो जाएगा। ऑलरेडी इस वॉर के लिए सपोर्ट बहुत कम है डोनाल्ड ट्रंप के पास। CNN पोल यह बताती है कि 12% अमेरिकन सपोर्ट करते हैं एक ग्राउंड ट्रूप इन्वेजन भेजना, 60% इसे साफ अपोज करते हैं। तो एक तो बहुत कम लोग युद्ध को सपोर्ट करते हैं, अबाउट 27%, और ग्राउंड इन्वेजन तो सिर्फ 12% सपोर्ट करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां भी दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं। एक चीज है, हमने पहले भी देशभक्त पे आपको बताया है कि एयर अटैक से कभी भी देश में पूरा चेंज नहीं हो पाता है। आप एक एस्केलेशन मैट्रिक्स में फंस जाते हो, जिसमें अभी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को फंसा पा रहे हैं कि आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो और अंदर और घुसोगे तो और ज्यादा जाने जाएंगी। वही स्टोरी फिर से रिपीट होने वाली है, सीरिया वाली, अफगानिस्तान वाली, लेकिन ईरान और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि एक पीछे से इनके बैकिंग है और ये एक ग्लोबल शैडो ग्लोबल वॉर की तरफ भी हम जा रहे हैं। एक चीज यहां जिसके बारे में मेंशन करना भी काफी जरूरी है कि एयर सुपीरियरिटी, जिसको अमेरिका अपनी डोमेन समझता था, उसको किस तरीके से अब तहस नहस किया जा रहा है। हमने आयरन डोम के बारे में पहले ही आपको पिछले एपिसोड में बताया, जिसको बोला जाता था इनविंसिबल, जिसको कोई चीर नहीं सकता है, उसका चीर फाड़ कर दिया गया है। वो हमें दिख रहा है तेल अवीव पर अभी बम कैसे गिर रहे हैं। दूसरा कि किस तरीके से अमेरिका कहता था उसकी कंप्लीट एयर डोमिनेशन है, जिसको काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। गल्फ स्टेट्स को सिक्योरिटी अब अमेरिका नहीं दे पा रही है, जिससे गल्फ स्टेट्स काफी खफा है। दूसरी तरफ 8 हार्ड सिस्टम में से 4 ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अमेरिका की आधी रेडार स्ट्रेंथ को अब खत्म कर दिया गया है, और जो एडवांस्ड AN/FPS 132 कतर में जो रेडार था, उसे भी $1.1 बिलियन वाला रेडार था, उसे भी खत्म कर दिया गया है। तो क्लियरली थार्ड हो या एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स हो, आंखें खत्म कर दी गई हैं। रिस्क इसके बाद इसलिए है क्योंकि अब जो बैलिस्टिक्स लॉन्च की जाएंगी, जो एडवांस्ड मिसाइल्स लॉन्च की जाएंगी, उसे रोकने की कैपेसिटी अमेरिका के पास इस समय और भी कम हो गई है। इसीलिए आप देखोगे ताबड़तोड़ बमबारी बढ़ने वाली है और बढ़ने वाली है ईरान के ऊपर। अब जो कैलकुलेशन ये है जिसके ऊपर ईरान पूरी निर्भरता रख रहा है, एक तो हमने बताया कि कैसे वो सस्ते ड्रोन्स भेजकर महंगे इंटरसेप्टर्स को खत्म कर रहा है, वो कैलकुलेशन एक तरफ। दूसरा कैलकुलेशन है कि $1.1 बिलियन के इस एडवांस्ड रेडार को अगर आपको रीबिल्ड करना है तो 77 किलोग्राम गैलियम चाहिए आपको, जिसका कंट्रोल चाइना के पास है। क्या चाइना इस सेंसिटिव टाइम पर 77 किलो गैलियम देगा इस एडवांस्ड रेडार को रीबिल्ड करने का? ये एक देखने की बात है। दूसरा, जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, वो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम अभी अमेरिका करीबन 600 इंटरसेप्टर्स पर ईयर बना पाती है। ईरान 100 मिसाइल पर मंथ बना पाता है। तो अगर आप कैलकुलेशन उठाकर देखो तो जो मिसाइल बन रहे हैं ईरान के पास वो ज्यादा है। इसीलिए आप देखोगे अमेरिका जो मिसाइल बनने की फैसिलिटीज है उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ईरान और ज्यादा मिसाइल्स ना बना पाए। लेकिन सेक्रेटरी रूबियो खुद कह रहे हैं कि 6 और 7 इंटरसेप्टर्स पर मंथ अमेरिका अभी बना पा रहा है, जिसको और बनाने की काफी जरूरत है। गल्फ स्टेट्स कह रहे हैं कि हम कुछ ही दिनों के अंदर अपनी सारी सप्लाईज खत्म कर देंगे, जिस बात से वो काफी खफा है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि अगर अमेरिका उनको सिक्योरिटी नहीं देगा तो वो अमेरिका से सारा अपना इन्वेस्टमेंट खींचने की धमकी भी दे रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशंस हैं वो लिमिट लगा रहे हैं कि आप अभी हमसे पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। देयर इज अ रन ऑन द बैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये अमेरिका के लिए बहुत चिंता वाली बात है। तो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, इस युद्ध की जो छाप है वो काफी देशों पर पड़ रही है। भारत जैसा देश आज सिर्फ फेंस पर बैठा हुआ है, कड़ी निंदा बोल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे देश हैं इसमें पीछे एक गेम खेल रहे हैं, एक पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि वो अपना फ्यूचर इसमें देख रहे हैं। तो इस बात को भी नहीं मानना चाहिए कि
कि चाइना बिल्कुल चुपचाप बैठा है, रशिया बिल्कुल चुपचाप बैठा है, यहां तो यूक्रेन भी इस युद्ध में इन्वॉल्व है। तो ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है अगर ये ग्लोबल फोर्सेस अभी इन्वॉल्व हैं। सवाल बस अब इतना है, क्या अगले कुछ दिनों में अमेरिका सारे लॉन्च साइट्स को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर पाता है? अगर नहीं तो फिर ईरान जो बैलिस्टिक्स अब लॉन्च करेगा उसका जो इंपैक्ट होगा वो और भी ज्यादा हो सकता है आने वाले दिनों में। ये युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हेकड़ी अमेरिका की अभी तक नहीं कम हुई है, लेकिन ईरान ने जो फूट डालने की कोशिश की है वो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर गल्फ कंट्रीज अपने आप को अलग कर ले और कहे कि हम इस युद्ध का हिस्सा नहीं है तो एक बहुत बड़ा पड़ाव आ जाएगा इस युद्ध में।